बच्चे खुशियों की सौगात हैं। उनकी एक किलकारी, एक मुस्कान हमारे घर, हमारे जीवन को आनंद से भर देती है। लेकिन अगर एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स देखे जाएं तो रोज बच्चों पर होने वाले ना सिर्फ अपराध बल्कि अपराधों की जघन्यता भी बढ़ती चली जा रही है। ये कैसा समाज बन गया है हमारा? आज हम अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी विश्वस्त नहीं है। ये तुम्हारा बेटा है? नहीं, ये मेरा भांजा है। मेरे बच्चे को थोड़ा सा दूध दे दो, थोड़ा सा दूध दे दो उसको। उसने कब से कुछ नहीं खाया। अभी मुझे भी दूध नहीं आता है। बघा, त्याने कधीपासून काही खाल्लं नाहीये, कधीपासून काही खाल्लं नाहीये त्याने। हाँ तो सुबह आ जा। हाँ मैं दोपहर में आता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, मिलते फिर। अरे विवेक रख जरा, मैं बाद में करता हूँ। यार बच्चा कौन छोड़ के गया? ओ आए, किसके साथ हो आप? ओह अरे कितना प्यारा बच्चा, कौन छोड़ गया? पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। साहब वो छोटा बच्चा बहुत प्यारा था तो मैं उसके साथ खेलने लगा, लेकिन वो अचानक जाने कहां से आई और मेरे सर पे यूं दे मारा उसने। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया साहब। सर चोट तो गहरी नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन्हें मारा गया है बाहर खतरनाक भी हो सकता था। जिस लड़की ने तुम पर हमला किया वो तुम्हारी जान पहचान वाली थी? नहीं साहब, मेरी जान पहचान की नहीं थी और ना ही कोई दुश्मनी है साहब। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया उसने मुझे क्यों मारा। मैं तो शहर का भी नहीं हूँ साहब, कल ही अपने गाँव से आया हूँ। उस लड़की का चेहरा तो तुमने देखा ही होगा, स्केच बनवा दो उसका। नहीं साहब, उसे अचानक से मेरे सर पे दे मारा तो मैं चेहरा नहीं उसका देख पाया साहब। अरे ले बाबू, झूला खेलेगा? किसे हंस रहा है? ओ बाबू, चलो दूध पी लो। आ झुमरू बड़े होके क्या बनेगा बताओ? पायलट बनेगा, जहाज चलाएगा, बूम बूम बूम। हाँ, बहुत बड़ा बनेगा मेरा बाबू। मासी तुझे कितना प्यार करती है। हाँ, पेपर कोर्ट सबमिट कर बहू। अच्छा तांबे, उस औरत के बारे में कुछ पता चला जिसने उस आदमी पर हमला किया था? सर अभी तक तो नहीं, लेकिन बच्चे के साथ घूमने वाली सभी औरतों पर हम नजर रखे हुए हैं। कोई ना कोई सबूत बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है। और एक चाय बना बाबू, चक्कर मत डाल। अरे कौन है ये? नमस्कार, मालाड पुलिस स्टेशन, पीआई धनावड़े बोलते हैं। क्या? कहाँ? ठीक है, पहुंच रहे हम लोग। नीपा सर, गाड़ी निकालो। सर ज्यादा खून तो नहीं बह रहा है ना? कैसे हुआ ये सब? साहब मी ते चहा घेते तो। उस औरत की शक्ल देखी है आप लोगों ने? साहब मैंने उस औरत की शक्ल देखी है। तुम पे हमला करने वाली यही औरत थी? साहब धुंधला धुंधला सा याद है, शायद यही हो। ठीक है, जाओ। सर ये नोटिस करने वाली बात यह है कि दोनों बार उस औरत ने विक्टिम के सर पे वार किया। इस औरत ने सिर्फ हमला किया और भाग गई, और ये दोनों हमले दिन के उजाले में हुए, रात के अंधेरे में नहीं। लेकिन सर जो लोग बच्चे की मदद के लिए आ रहे थे वो औरत उन पर क्यों हमला कर रही थी? इसकी क्या वजह हो सकती है? यही तो पता लगा रहे हैं।
उस औरत की इन लोगों से ना कोई दुश्मनी थी, ना कोई जान पहचान, फिर वो हमला क्यों कर रही है? हो सकता है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। लेकिन तांबे, अगर इस औरत का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है तो वो और लोगों पर भी हमला करेगी, जिससे लोगों में दहशत पैदा हो सकती है। वो किसी और पर हमला करे उसके पहले हमें उसे अरेस्ट करना होगा। इस औरत की फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और खबरियों को काम पर लगा दो। किसी भी हालत में इस औरत को अरेस्ट करना ही होगा। सर क्या वाकई सावरी उस बच्चे की मासी थी जैसा कि वो दावा कर रही थी, या फिर सच कुछ और था? इधर पुलिस इस थ्योरी पर काम कर रही थी कि शायद सावरी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सावरी किसी डर की वजह से झुमरू की जिंदगी बचाने के लिए अनजान लोगों पर हमला कर रही थी। क्या वाकई कोई खतरा झुमरू की जिंदगी पर मंडरा रहा था? और अगर ये सच है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि झुमरू की जान बचाने के लिए सावरी खुद किसी की जान ले बैठे? बेटा सावरी, बेटा इतनी रात को बर्तन मांज रही हो? कल सुबह काम करना था ना? स्वामी जी थोड़ा ही तो है, मांज लेती हूँ ना। ठीक है। ये खिलौना तूने खरीदा है? जी स्वामी जी, मैं इसके लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखती हूँ। ऐसे पैसे खर्च करके वो बड़ा नहीं बनेगा। अच्छे संस्कार और उचित शिक्षा प्राप्त करके ही वो बड़ा बनेगा और अच्छा इंसान भी बनेगा। पैसों की बचत करो, आगे जाके उसके ही काम आएंगे। लेकिन स्वामी जी उसके बचपन का क्या? वो तो धीरे धीरे चले जाएगा ना, और उसके लिए खिलौने मैं नहीं लाऊंगी तो कौन लाएगा? मैं तो उसकी माँ बाप दादा दादी नाना नानी सब मैं ही तो हूँ। मैं अकेली इन 6 रिश्तों को निभा रही हूँ। परमात्मा तुम्हें सुखी रखे। ओह बेटा, रोते नहीं बेटा। मैं कर लेता हूँ, मैं लेता हूँ बेटा। नहीं रोते बेटा, रोते नहीं। कहाँ जा रही हो? तुम आश्रम छोड़ के तो जा सकती हो, लेकिन ये नहीं बता सकती ये बच्चा किसका है। ये बच्चा तूने चुराया है। नहीं स्वामी जी, नहीं, मैं इस बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, मैंने इसे नहीं चुराया। स्वामी जी इसकी माँ बहुत खराब है, इस बच्चे की जिंदगी खराब कर देती, और मैं नहीं चाहती मेरे बाबू की जिंदगी खराब हो, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आई हूँ। स्वामी जी हम आपके शरण में थे, हम भगवान के शरण में थे, लेकिन अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चल अंदर चल। सर, अभी अभी खबरों से पता चला है कि लोगों पे हमला करने वाले उस लड़की को एमजी रोड के पास एक धर्मशाला में देखी गई। उन लोगों का ये भी कहना है कि उसी धर्मशाला में रहती है वो। पक्का ये वही लड़की है? यस सर। श्याम चरण के पुराने वाले घर में मुझे खजाना मिला है, चांदी के सिक्के और बिस्किट, और इसके बारे में किसी को नहीं पता, मेरे और शंकर को छोड़ के। सावरी मां ना होते हुए भी झुमरू के उज्जवल भविष्य की ना सिर्फ कामना कर रही थी, बल्कि हर खतरे का भी सामना कर रही थी। आज उसे खजाने की जानकारी मिली है। क्या करेगी वो? स्वामी जी नमस्ते। आप लोग इस भगवान के घर में? दरअसल हम एक लड़की की तलाश कर रहे हैं। ये लड़की लोगों पर हमला कर कर भाग रही है। यही है वो लड़की। हमें पता चला है कि लड़की यहाँ रहती है। जी, आपकी जानकारी सही है। ये लड़की यहाँ रहती थी,
अब नहीं रहती। सावरी बेटा, ये 3 यात्रेकरू आए हैं, उनके लिए तुम खाना बना पाओगी? जी स्वामी जी। चलो आपको चल। 3 यात्री आए थे यहाँ और कुछ दिन ठहरे। उसने बोला वो उसके गांव के हैं, शायद उनके साथ वो चली गई। कहाँ रहती है वो हमें पता नहीं। वो अकेली आई थी या उसके साथ कोई और भी था? वो अकेली थी। स्वामी जी, ये लड़की ज़्यादातर किससे बात करती थी या किसके करीब थी या घुल मिल जाती थी? दरअसल हमें उसके घर परिवार के बारे में जानना था। माफ करा, इसके बारे में हमें और कुछ पता नहीं है। आश्रम के लोगों से पूछताछ करो। चलो। आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते? स्वामी जी इस लड़की को अपनी बेटी की तरह मानते थे, पर कभी किसी से इस लड़की के घर परिवार के बारे में पूछा नहीं। कभी इसकी बातों से कुछ पता चला? ये कहाँ से आई थी, कहाँ चली गई? नहीं। कभी उसके बोलचाल से कुछ ऐसा पता चला कि उसके दिमाग पे असर हुआ है, वो किसी पे हमला करना चाहती थी, किसी को मारना चाहती थी? नहीं मैम, वो तो यहाँ सबकी बहुत सेवा करती थी, बहुत अच्छी लड़की थी वो। मुझे छोड़ दो। क्या कर दूं? ये क्या? अरे साला, मेरे पास इतना सब कुछ और मुझे पता तक नहीं। ए, तू क्या कर रही इधर? चोरी? नहीं सर, चोरी नहीं कर रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। ये मेरी पहली और आखिरी भूल है। सर, मेरे बच्चे को देखिए ना, इसके उज्जवल भविष्य के लिए ले रही हूँ ये सब। इसके बाद ये कभी नहीं करूँगी। आप भी देखो, इसमें कितने सारे हैं, मैंने कोई नहीं लिए, सिर्फ मुझे इतने चाहिए। मुझे थोड़ा सा दे दीजिए। मेरे को एड़ा समझती है क्या? नहीं सर, देखो धक्का वक्का मत मारो। और देखो, अगर आपने मुझे इसमें से नहीं दिया ना, तो मैं जाके साताने में सब कुछ बता दूंगी, और ये ना आपका होगा ना मेरा होगा। फिर आपका ये सारा धन ना सरकार के पास जब्त हो जाएगा। बोलो, देते हो कि नहीं? ठीक है। ये सब तुझे कैसे पता चला? वो शंकर और हरिया के मुझसे। स्वामी की मदद से पुलिस ने सावरी के गांव का पता तो लगा लिया था, लेकिन गांव पहुंचने पर उनका सामना एक ऐसे सच से होने वाला था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ये अब तक की तहकीकात में पुलिस को लगा सबसे बड़ा झटका साबित होने वाला था। सर, मैंने पता किया, इस शक्ल की कोई भी लड़की इस गांव में नहीं रहती और आसपास में भी नहीं। लेकिन उस आश्रम के स्वामी ने तो इसी गांव का एड्रेस दिया था। शायद वो हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है। पर वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो उस लड़की को बचाना चाहता है। अगर वो ऐसा कर रहा है ना, तो बहुत पछताएगा। सर, एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हाथ लगी है। कुछ लोगों ने उस लड़की की शक्ल वाली एक लड़की को एक बच्चे के साथ कल सुबह देखा था, मुंबई वाली बस से उतरते हुए। एक सेकेंड, किस बस से उतरते देखा? कल सुबह की मुंबई वाली बस से। सर, उसी बस से तो हरिया भी आया था। हरिया? ये हरिया कौन है? सर, इसी गांव का था, छोटे मोटे काम करता था। हाँ मतलब? सर, कल रात को बेरहमी से किसी ने उसका कत्ल कर दिया। हम उसी की तफ्तीश कर रहे थे जब आप आए। इस हरिया के आगे पीछे कोई है? मतलब रिश्तेदार या दोस्त? नहीं सर, अकेला आदमी था। हमारे गांव के हेडमास्टर हैं, वही उसे छोटा मोटा काम दे देते थे। सर, उसका एक दोस्त है शंकर, दोनों साथ में बैठकर जुआ खेलते, दारू पीते। हेडमास्टर से बात हो सकती है? श्याम चरण जी, हरिया आपके यहाँ काम करता था। जब उसका कत्ल हुआ तब आप कहाँ थे? साहब, मैं तो कचहरी गया था जमीन का कुछ कागज पत्र लेने के लिए। वहीं पे पता चला किसी ने हरिया को मार डाला है। बहुत बुरा हुआ साहब। पता तेरा दूसरा साथी कौन है? आपको किसी पे शक? नहीं साहब। श्याम चरण जी, आपने कभी हरिया को किसी अनजान शख्स या औरत के साथ देखा है? हाँ साहब, कल ही की तो बात है। मैं खेत की तरफ से होकर जा रहा था तो मैंने हरिया को एक औरत और बच्ची के साथ देखा। सोचा कचहरी से वापस आने के बाद उससे पूछूंगा, लेकिन वापस आने के बाद पता चला कि क्या आपने उस औरत और बच्चे को पहले कभी देखा था? नहीं साहब। देखो धक्का वक्का मत मारो। और देखो, अगर आपने मुझे इसमें से नहीं दिया ना, तो मैं जाके साताने में सब कुछ बता दूंगी, और ये ना आपका होगा ना मेरा होगा।
लेकिन दोबारा देखूंगा तो शायद पहचान लूंगा। क्या यही औरत है? यही तो है साहब, यही तो थी। ये हरिया इससे इस तरह से बातें कर रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। आप जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लूंगा। जी साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते। ये केस तो पेचीदा बनते जा रहा है। पहले तो ये औरत सिर्फ लोगों पर हमला कर दी थी, अब तो जान भी लेने लगी। आखिर ये औरत है कौन और चाहती क्या है? सावरी और झुमरू की जिंदगी दो धारी तलवार पर टिकी थी। एक तरफ पुलिस उसे हत्या जैसे संगीन अपराध के संदेह में तलाश कर रही थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी जान पर खतरा मंडरा रहा था। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि सावरी किससे भाग रही थी और झुमरू को किससे बचा रही थी। शंकर, हरिया और शंकर की जोड़ी थी, बचपने की यारी थी, दोनों साथ ही घूमते थे। ये शंकर कहाँ मिलेगा? गुप्त धन के बारे में और किस किस को बताया रे? नहीं साहब, किसी को नहीं बताया। ये बात सिर्फ मुझे हरिया ने बताई थी। हरिया ने बताया? तुम दोनों ने मेरी दौलत को बर्बाद करना शुरू कर दिया रे। ऐसे क्यों? माफ कर दो साहब, अब नहीं होगा साहब, अब नहीं होगा साहब, माफ कर दो साहब, अब नहीं होगा, माफ कर दो साहब। तुझे माफ कर देता हूँ, करने भी नहीं दूंगा। तलाशी लो करके। चेक करो। और फिर गला काट दिया इसका। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मडगोळ सोन्याचं कडगोळ रुपयाचा राजा तान्या बाळा तान्या बाळा गोळ ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि कजरी आखिर कब तक अपने बच्चे की भूख और रोना बर्दाश्त कर पाएगी। आखिर वो एक माँ है, क्या वो कभी टूटेगी? और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि ये झुमरू कौन है और उसका कजरी से क्या रिश्ता है। उससे भी ज्यादा पेचीदा पहेली सावरी की है। सर, लगता है इस लड़की का दिमाग पे कोई गहरा असर हुआ है। ये लड़की तो समाज के लिए खतरा बनते जा रही है। लेकिन इसका मकसद क्या है समझ नहीं आ रहा। ये जरूर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने जा रही है। जब तक इसकी पहचान नहीं मिलती तब तक इसका मकसद समझ पाना बहुत मुश्किल है। और इस लड़की को पर्सनली जानता था आश्रम का स्वामी। लगता है इस स्वामी से अलग तरीके से पूछताछ करनी होगी। स्वामी जी, हम आपका सम्मान करते हैं और उम्मीद करता हूं कि इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप इस देश के कानून का भी सम्मान करते होंगे। अभी तक आपने इतने लोगों की मदद की है, इस बार कानून की मदद कर दीजिए। देखिए, जिस लड़की की हम तलाश कर रहे हैं वो बेमतलब लोगों पे हमला करती है, तो उसके साथ बातचीत करके, उसके बोलचाल से, हाव भाव से कभी लगा कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? नहीं, करीज नहीं। उसके बारे में कुछ तो पता होगा आपको? नहीं, उसकी कहानी तो मैं नहीं जानता, पर वो एक अच्छी लड़की थी, नेक और समझदार। मैं तो उसे अपनी बेटी की तरह समझता था। ये तुम्हारा बेटा है? जी मेरा भांजा है झुमरू। अगर वो औरत उस बच्चे की मौसी है तो उसकी माँ कौन है और कहाँ है? मुझे पता नहीं। पुलिस की हर मुमकिन तहकीकात और खोजबीन के बावजूद अब तक ये नहीं पता चल पा रहा था कि सावरी और झुमरू जिंदा भी हैं या फिर मारे गए हैं। सावरी और झुमरू की जिंदगी पर मंडरा रहा खतरा भी अब तक एक रहस्य बना हुआ था। और ऐसे में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस केस को और इस केस से जुड़ी जांच को एक सही दिशा प्रदान की।
हेलो, पड़ोस के घर में कुछ तोड़फोड़ हो रही है, बहुत आवाजें आ रही है, लगता है कुछ गड़बड़ है। ठीक है हम पहुंच रहे हैं। बाबा साहब काय केला, सब तोड़ फोड़ कर चले गए। उसके पास हथियार भी था। तांबे नीपा, चेक करो और क्या क्या नुकसान किया है। सर सुजीत, ये चेयर लिखो। उन्होंने आपके घर पे ये तोड़फोड़ क्यों की? पता नहीं साहब वो क्या चाहते थे, वो न तो कुछ लूटे न छीने, बस वो आए और तोड़फोड़ करके चले गए, लेकिन वो किसी झुमरू को ढूंढ रहे थे। झुमरू? ये झुमरू कौन है? माइक नहीं साहब, हम किसी झुमरू को नहीं जानते। जिन लोगों ने आपके घर पर हमला किया, आप लोगों ने उन्हें पहले कभी देखा था या आप लोग पहचानते उन्हें? नहीं साहब। सर ये देखिए, ये तो वही लड़की लगती है। ये तो वही लड़की है। इसका मतलब ये लड़की इस फैमिली से। ये कौन है? ये सावरी है साहब। आपकी क्या लगती है? भतीजी लगती है, मेरी पत्नी के भाई की बेटी है। एड्रेस है उसका? हो साहब। ये सावरी आपकी बेटी है? हाँ, हमारी बेटी है साहब। यही सावरी? हाँ साहब, पर क्यों, क्या हुआ? मेरे बच्चे ठीक तो है ना? सावरी से आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी? साहब उसी दिन जिस दिन वो घर से भाग गई थी। सावरी का कोई बच्चा भी है? अरे नहीं साहब, अभी उसका ब्याह किधर हुआ है? आपकी बेटी के साथ किसी की कोई दुश्मनी थी? नहीं साहब। ये ऐसा तो नहीं आपकी बेटी के साथ किसी का चक्कर चल रहा था? शायद उसके साथ वो भाग गई हो, या फिर कोई करीबी दोस्त है, रिश्तेदार, कोई आदमी या औरत जिसके घर को जा सकती हो। सावरी का अपनी बड़ी दीदी कजरी से बहुत लगाव था। ये कजरी रहती कहाँ है? कजरी कहाँ है? क्या हुआ साहब? सर जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। वो तो भाग गई। भाग गई? कब, कैसे? आप लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया? साहब उसका घर वाला प्रवीण और बाकी लोग भी उसे ढूंढने गए हैं। उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था? ये तुम्ही लोकांनी त्रास दिला होता तिला? साहब आम्ही काय त्रास देना तिला, वो तो वैसे भी चालाक थी। साहब वो एक नंबर की बेकार औरत है, इतना हरा भरा अच्छा घर छोड़ के भाग गई। फोटो है उसकी? हाँ मैडम, ये तो कजरी है, बाजू में रहती है। इसका और उसके पति प्रवीण दोनों में रिश्ता कैसा था? सब रिश्ता तो अच्छा था, कभी कोई झगड़ा नहीं था। पर वैसे मुझे कजरी तो बहुत अच्छी औरत लगती थी। ऐसे में उसका गायब होना कुछ हजम नहीं होता था। सर उस घर पर मिली औरतों के सिवाय सभी का यही कहना है कि कजरी अच्छी औरत थी। सर अगर वो इतनी अच्छी औरत थी तो घर से भागी क्यों? करेक्ट। हो सकता है कि उसे घर से भगा दिया गया हो या गायब किया हो, या ये कजरी के घर वाले हमसे झूठ बोल रहे हैं। सर आसपास के लोगों ने बताया कि प्रवीण और कजरी के बीच सब कुछ सही चल रहा था, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो अचानक क्या हो गया? चलो कजरी नहीं दिखाई दी, लेकिन उसका बच्चा कम से कम वो तो दिखाई देना चाहिए था, प्रवीण के साथ या घर की औरतों के साथ। और जैसे ही वो गायब हुई, घर के सारे मर्द एक साथ उसे ढूंढने के लिए निकल गए। कुछ तो झोल है। सर हो सकता है कि वो लोग ही उसे कहीं ले गए हों। कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन सावरी ने बताया था कि वो बच्चा उसका नहीं है, वो मौसी है और उसकी बहन है कजरी। कजरी के पास खुद का बच्चा था, तो सावरी किसके बच्चे के साथ घूम रही थी? कजरी के घर वाले कुछ तो गड़बड़ है। नीपा, कजरी के घर का सर्च वारंट निकलवाओ। सर आपके घर की तलाशी लेनी है। ये रहा सर्च वारंट। चलिए जरा साइड में हो जाइए। आप भी इधर आइए। नीपा, तुम यही रुकना। सर तलाशी लो सब जगह।
तांबे, सर। तांबे, ये मिट्टी उस मिट्टी से अलग है। लगता है ये गड्ढा अभी भी खोदा हुआ है। खुदवाओ इसे। सर। बस 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 बस। प्रवीण क्या? सब प्रवीण ने कजरी और उसके बेटे को मारा। और तुम लोगों ने दफना दिया? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया। हमने उस मिट्टी को छुआ भी नहीं। वो प्रवीण और उसके बाबा और उसके भाइयों ने उन्हें दफनाया साहब। सच्ची। प्रवीण कहाँ है? सब वो प्रवीण कहाँ है? सब वो झुमरू को मारने गए हैं साहब। ये झुमरू कौन है? कजरी का बेटा। कजरी सा मुलगा? फिर जिस बच्चे की लाश मिली है वो कौन है और झुमरू कहाँ है? साहब हमारा सगळं नाही म्हणते। वो तो प्रवीण ने बोला था कि कजरी से पता करे कि झुमरू कहाँ है। सच्ची साहब हमें इतना ही मालूम है साहब। नीपा, प्रवीण के साथ जितने भी लोग हैं सबके नंबर ले लो इनसे, और नंबर लेने के बाद इन्हें भी अरेस्ट कर लेना। सर। नमस्कार, मालाड पुलिस स्टेशन, पीआई धनावड़े बोलतोय। इंस्पेक्टर साहब इस तरफ। चलिए, हटिए। बाजू हटिए। इंस्पेक्टर साहब। नहीं रोते, नहीं रोते, हाँ नहीं रोते, हाँ रोते नहीं, ओ शांत हो जाओ। ये क्या है? बच्चे के मुंह पर कालिक पोती गई है। ये देखिए, ये बच्चा गोरा है, इसे काला बनाया गया है। बच्चे को लेकर बाहर गए और फॉरेंसिक वाले को फोन करो। स्वामी जी, बता सकते हैं आप कि इस बच्चे को काला क्यों बनाया गया था? मुझे पता नहीं साहब। इस मर्डर के बारे में आपको कब और कैसे पता चला? अभी पता चला। सर, बाहर सभी को इकट्ठा करके पूछताछ कर लिया। पिछले आधे घंटे में ना अंदर से कोई बाहर गया, ना बाहर से अंदर आया, सिवाय पुलिस के। तांबे, क्या लगता है? दरवाजा चेक करो, दरवाजे पे कोई फोर्स एंट्री है या नहीं। सब सर, ये कुंडी तो टूटी है, काम ही नहीं करती। इस आश्रम की सभी कुंडियां ऐसी है क्या? ये धर्मशाला है, लोगों के दान धर्म पे तो चलता है। तो आपका ये आश्रम खुलता कितने बजे और बंद कितने बजे होता है? रात को 12 बजे मैं ताला लगा देता हूँ और सुबह 4 बजे खोल देता हूँ साहब। ठीक है। लेकिन सावरी ने मां सी होकर भी मां से बढ़कर ममता के हर फर्ज को और हर धर्म को निभाया। लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका है, उसकी हत्या हो चुकी थी। झुमरू के सर पर रखा सावरी की ममता का आंचल अब खुद सावरी का कफन बन गया था। किसने छीना था झुमरू के सर पर से सावरी की ममता को? क्या सावरी की ममता की ढाल हटने के बाद अब झुमरू की जान पर मंडरा रहा खतरा और बढ़ गया था? सर, शंकर और हरिया के कॉल डिटेल्स दोनों जमाल के टच में थे। जमाल, वो सड़क छाप गुंडा? यस सर। वो तो चोरी का सामान बेचने का काम करता है। ये शंकर और हरिया का उसके साथ क्या काम होगा? सर, हो सकता है शंकर और हरिया भी इस धंधे में हाथ पैर जमा रहे हैं। उठाकर लेकर आओ इस जमाल को। सर। पुलिस को प्रवीण का ठिकाना मिल गया और पुलिस उसे ट्रैक करने में जुट गई। क्या पोजीशन है? सर, वो लोग किसी व्हीकल से ट्रैवल कर रहे होंगे, काफी तेज मूवमेंट है। ओके, फिर वो स्ट्रेट चलते रहना। अच्छा, आगे जाके सिग्नल से लेफ्ट लेना है। ओके। सर, वो लोग सरकारी अनाथालय की तरफ जा रहे हैं। फिरोज, जल्दी लो।
बोल। साहब किसी खंडहर में शंकर ने खजाने को ढूंढ निकाला था, वो उसे धीरे धीरे करके साफ कर रहे थे। कुछ चांदी के सिक्के और बिस्कुट वो मेरे पास लेके आए थे और मैं सिर्फ ब्लैक मार्केट में उसको सप्लाई कर रहा था, उसको बेच रहा था साहब, बस और कुछ नहीं। गुप्तधन का है और वो खंडर किसका है? सर मुझे ज्यादा तो कुछ तो नहीं पता, लेकिन बस इतना पता वो प्रॉपर्टी श्यामचरण की है और वो गाँव का हेडमास्टर है। साहब मैं कजरी और बच्चे को मार डाला, लेकिन सावरी को मैंने नहीं मारा। हाँ लेकिन मौका मिलता तो उससे भी मार डालता। कजरी और उस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों मारा उन्हें? और सावरी और झुमरू के पीछे क्यों पड़े थे? साहब हम लोग गांव के खाते पीते बड़े लोग हैं, इज्जत है गांव में, सब कुछ सही चल रहा था हमारे बीच में। और फिर एक दिन कजरी पेट से हो गई। मैं खुशी खुशी उसको उसके मायके छोड़ आया बच्चे को जन्म देने के लिए, लेकिन बाद में बच्चा गोरा पैदा हुआ। साहब मैं कजरी साधारण काले लोग हैं हम लोग, बच्चा गोरा पैदा हो ही नहीं सकता है। बच्चा पैदा होने के बाद उसके माँ बाप को शक हो गया। सब समझ गए वो कि उनकी बच्ची ने कहीं मुंह काला किया हुआ है, लेकिन बात फूट के बाहर आ जाती ना तो मिट्टी पलीत हो जाती दोनों की। चोरी छिपे काले बच्चे को लाके कजरी की गोद में डाल दिया, जिसकी माँ मर चुकी थी थोड़े दिन पहले उसको जन्म देते समय। कजरी वही बच्चा लेके मेरे घर आ गई। मैं तो साहब अपना बच्चा समझ के उसे साल भर से लाड दुलार में पाल रहा था। एक दिन अचानक भनक लगी मुझे कि कजरी के मैके में गोरा बच्चा पल पोस के बड़ा हो रहा है। कजरी भी बीच बीच में मैके जाया करती थी। मेरा शक और पक्का हो गया। सावरी की शादी भी नहीं हुई थी ना, वहीं पाल पोस रही थी उसको। मैंने सच पता करने की ठान ली। फिर मुझे याद आया कि गांव के बाकी अधिकारियों की तरह वीडियो भी हमारे घर आया जाया करता था। वीडियो भी ऐसे ही आता था। हम लोग बहुत सेवा करते थे उसकी। लेकिन कजरी उसकी शक्ल सूरत पे कब फिदा हो गई पता ही नहीं लगा। शहरी था, गोरा चिट्टा था, भनक तक नहीं लगने दी हमें। छिप छिप कर मिलने लगे दोनों और मैं झमरू को मारने ही गया था, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले सावरी उसको लेके चंपत। मैंने फिर पिटाई लगाई कजरी की और अपने आदमी से ये पता लगवाया कि बच्चा आखिर किस अनाथालय में है। मैं उसे वहां मारने ही गया था, लेकिन आप लोग आ गए और मेरा खेल ही बिगाड़ दिया आप लोगों ने। पर इसी खौफ की वजह से कजरी के माँ बाप ने मुंह नहीं खोला और ना ही उसके रिश्तेदारों ने। चल बता, सावरी को क्यों मारा तूने? साहब मैंने बोला तो कि कजरी को और बच्चे को मैंने मारा है, लेकिन सावरी को मैंने नहीं मारा। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं गांव के स्कूल का एक इज्जतदार हेडमास्टर हूँ। आप जैसे बहुत से इज्जतदार लोग मेरे लॉकअप में आए हैं, उनका सम्मान मैंने कैसे किया पता है आपको? और इज्जत चाहिए? हाँ? बोल बोल बोल, फटाफट बोलो। हरिया और शंकर, सावरी को मैं नहीं मारा। क्यों मारा? साहब मेरे को पता चला कि एक बाल बच्चे वाली लड़की मेरी पुरानी हवेली के बारे में पूछताछ कर रही है। जिज्ञासा के चलते मैं उसके पीछे गया और देखा कि पहले। अब हेडमास्टर, कई बच्चों को आपने सिखाया हुआ कि लालच बुरी चीज होती है। जो सीख आपने बच्चों को दी थी ना, वो खुद सीखनी चाहिए थी, शर्म आनी चाहिए थी। खजाने के लालच में 3 लोगों को मारा है आपने। अब जेल में बैठकर अपने खजाने की हिफाजत करना। माफ कीजिए, लेकिन आपकी बेटी सावरी की किसी ने हत्या कर दी। क्या? इस केस और इस केस से जुड़ी कहानी से ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है, जहां एक के बाद एक 5 जाने गईं और जिनमें से एक इतना छोटा और मासूम था जो ये जान ही नहीं पाया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वहीं झुमरू पहले अपनी मां से अलग हुआ, फिर मासी से, और अब वो एक अनाथालय की शरण में है। जरा सोचिए कि बच्चों पर हो रहे अत्याचार और अपराधों को रोकना क्या सिर्फ पुलिस और कानून की जिम्मेदारी है, या फिर हम सब की और हमारे समाज की भी उतनी ही या फिर उससे बड़ी जिम्मेदारी है। याद रखिए, अगर हमें अपने बच्चों, अपने समाज और देश के भविष्य को सुरक्षित रखना है तो हमें अपने आसपास हो रही हर घटना, हर व्यक्ति को पैनी नजर से परखना होगा और हर गलत कार्य को रोकने की जिम्मेदारी लेनी होगी। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल के बाल सुरक्षा सप्ताह में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि दस्तूर है, आप सब ने भी बच्चों को आज बाल दिवस की शुभकामनाएं दी होंगी। पर सवाल यह है कि क्या आजकल के माहौल में हमारे बच्चों के साथ सब कुछ शुभ हो रहा है? हमारे आसपास का वातावरण आपराधिक प्रदूषण से तो लिप्त है ही, लेकिन आजकल दिल्ली और एनसीआर की हवा में भी इतना प्रदूषण है कि हफ्ते भर के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये सावधानी शायद संपन्न परिवार के बच्चों के लिए सही साबित हो सकती है, लेकिन गली चौराहों और सड़कों पर जीने वाले बच्चों का क्या? आखिर हमने अपने बच्चों को दिया क्या है?
कोई एक शहर नहीं, आज हिंदुस्तान के हर शहर में बच्चों की सुरक्षा एक प्रश्न चिन्ह है। ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जहां बच्चे अपने करीबियों का ही शिकार बन गए, जहां उनकी सांसें सुरक्षित हैं पर क्या वहां उनकी परवरिश स्वस्थ है? क्या हम बच्चे इसलिए पैदा करते हैं ताकि अपना वंश आगे बढ़ा सकें, या फिर हमारी कोई दूरगामी फ्यूचरिस्टिक सोच भी है? हम अपने बच्चों से तो बहुत उम्मीदें रखते हैं, लेकिन क्या हम उनके लिए हमेशा सही करते हैं? बच्चे अपना भला बुरा नहीं समझते हैं, लेकिन अगर हम बुरे हैं तो हम बच्चों को भलाई की सीख कैसे दे सकते हैं? क्या हमें यह महसूस नहीं होता है कि बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए बदलाव हम में होना जरूरी है, और इस बदलाव में हमारे बच्चों और दूसरों के बच्चों के बीच का मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा इस देश का भविष्य है, हमारे समाज का भविष्य है, और जिन बच्चों का कोई अपना नहीं होता है उनकी दशा हमारे देश में सबसे ज्यादा खराब है। हेलो, सर मैंने ही आपको फोन किया था। हटिए हटिए, पीछे हटिए प्लीज। हमने दया करके उनको रहने की जगह दे दी थी। सब ये देखिए, ये लड़का अनजान और ये बच्ची, इसका नाम मुन्नी है। बेटा ये आपके चेहरे पे और कपड़े पे खून कैसे लगा? और ये अनजान कहाँ है? घबराओ नहीं बेटा। लक्ष्मी, इसे लेके जाओ, इसके कपड़े वपड़े बदल के इसको कुछ खिलाओ पिलाओ। राजीव, ढाबे के आसपास अच्छी तरह से पूछताछ करो, शायद हमें उस आदमी के बारे में कुछ पता चले जिसकी कल रात हमें लाश मिली थी। उस ढाबे के मालिक को भी थाने बुलाओ, हो सकता है इस बच्ची से सच पता लगाने में उससे कोई मदद मिले। ओके सर। मुन्नी, मुन्नी, कहाँ थी तू? मुन्नी, मुन्नी बोलना, कहाँ थी तू? कहाँ थी मुन्नी? आजा, आ बैठ, आ मुन्नी, आ बैठ, आजा बैठ। मुन्नी, कहाँ चली गई बेटा? हैं? और अनजान कहाँ है? अनजान कहाँ है बेटा? मुन्नी बोलना, बता, अनजान कहाँ है? हाँ? हाँ? ये क्या कहना चाह रही है? सब ये बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते, पर हम कोशिश करते हैं सब। हाँ मुन्नी, कल रात को क्या हुआ था बेटा? बोल। हाँ? हाँ, चाचा, इंस्पेक्टर चाचा। ये इंस्पेक्टर चाचा कौन है? किसके बारे में बात कर रही है? सब बच्ची बोल रही है कि अनजान को इंस्पेक्टर चाचा अपने साथ लेकर गया है। लेकिन ये इंस्पेक्टर चाचा है कौन, और वो कौन था जिसका मर्डर हुआ? बेटा कौन इंस्पेक्टर चाचा? बताओ, बताओ साहब को, अनजान को कौन लेकर गया है? बोलो, बोलो कौन? प्रताप, लक्ष्मी, आओ बेटा। प्रताप, तुम इस बच्चे से तो पूछ रहे हो, क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते? इतने समय से ये बच्चे तुम्हारे साथ रह रहे थे, कुछ तो पता होगा इनके आगे पीछे कौन है। और ये इंस्पेक्टर चाचा कौन है? देखिए साहब, इन बच्चों के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। ये अनजान और मुन्नी का आपस में रिश्ता क्या है? साहब, अनजान मुन्नी का बिल्कुल अपनी बहन की तरह ख्याल रखता था। और कब से रह रहे थे ये वहां? करीब 1.5 साल हो गए साहब। पहले अनजान अकेले रहता था, फिर साल भर पहले वो मुन्नी को भी ले आया। इससे ज्यादा इन बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानते साहब। हमने तो तरस खा के इनको अपने ढाबे के पास रहने के लिए जगह दे दी थी। सुनो, इस आदमी को पहचानते हो?
सर इसको तो मैंने कभी नहीं देखा। और ये 2 बच्चे? साहब ये दोनों बच्चे तो प्रताप के इस ढाबे पे काम करते हैं। लेकिन ये नहीं बताया कि उन बच्चों से अपने ढाबे पर खुद काम करवाया करता था। साहब हम डर गए थे साहब, हम डर गए थे। अगर हम सच बोलते तो आप हम पर बाल मजदूरी का चार्ज लगाते थे साहब। चल तो अब सच बता दे, ये इंस्पेक्टर चाचा कौन है? अनजान कहाँ पर है? और जिस आदमी का मर्डर तेरे ढाबे पे हुआ, तूने किया है ना वो मर्डर? नहीं साहब, नहीं साहब, हमने किसी का मर्डर नहीं किया साहब, हम सच बोल रहे हैं साहब। इंस्पेक्टर चाचा कौन है मुझे नहीं पता साहब, और हमको तो ये भी नहीं पता कि वो जिसका मर्डर हुआ वो कौन है साहब। अगर तूने एक भी बात झूठ बोली ना तो तेरी खैर नहीं, याद रखना। नहीं साहब, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं साहब, हमने किसी को नहीं मारा साहब। अरे साहब 1.5 साल पहले अनजान हमारे ढाबे पर आकर भीख मांगा करता था साहब। साहब कुछ दो ना साहब, 2 दिन से कुछ नहीं खाया साहब, आपका भला होगा साहब, आपका भला हो साहब। खाने के लिए कुछ दे दो ना साहब, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने के लिए दे दो ना साहब। ये लड़के इधर आ। हाँ साहब। काम करेगा ढाबे पे, बदले में खाने को दूंगा। हाँ करूँगा ना साहब। मुन्नी को तो खुद उसकी माँ मेरे ढाबे पर छोड़ के गई थी साहब। मुन्नी की माँ? हाँ साहब, मुझे ढाबे पर नौकर की जरूरत थी और उसको पैसों की। साहब मैं मुन्नी के पगार के हर महीने 1000 रुपए भिजवाता हूँ उसको। फिर कोई कहानी तो नहीं बना रहा ना? नहीं साहब, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मेरे मोबाइल में उसका नंबर भी है साहब, शीला गुप्ता नाम है उसका साहब, उतेश्वर में रहती है, आप फोन करके पूछ लीजिए साहब। साहब वो खुद मुन्नी को मेरे ढाबे पर काम पर रख के गई थी साहब। मुन्नी चलो बेटा नहाने चलो। अरे चलो नहाना है, चलो। हाँ? प्रताप ने कहा था कि अनजान अनाथ है, लेकिन क्या मुन्नी को बाल मजदूरी के लिए झोंकने वाली वाकई में मुन्नी की मां थी? शीला गुप्ता? जी सर, मैं ही शीला हूँ। ले चलो इसे। पर सर बात क्या है? आइए। हाँ साहब, मैंने ही मुन्नी को प्रताप के पास काम पे लगवाया था। पर साहब मुन्नी मेरी बेटी नहीं है। तुम्हारी बेटी नहीं है तो फिर उसे लेके कहाँ से आई थी तुम, जो उसे बाल मजदूरी में झोंक दिया? साहब करीब 1 साल पहले मैं अपने मायके गई थी, वहीं रोड पे वो मुझे मिली थी। कोई आदमी उसको जानबूझकर वहाँ छोड़ गया था। मैं आ रहा हूँ ना, 2 मिनट में आ रहा हूँ, आपके लिए चॉकलेट लेके आ रहा हूँ, ठीक है? रुक! मैंने मुन्नी से बात करने की भी कोशिश की, पर वो ठीक से कुछ बोल नहीं पाती थी। साहब वो तो अपना नाम तक नहीं बता पाई मुझे। तो उसका नाम मुन्नी नहीं है? नहीं साहब, उसे मुन्नी नाम मैंने ही दिया था। पर कसम से साहब मैं उसका बुरा नहीं चाहती थी। मैंने अजय ढाबा पे भी उसे काम पे सिर्फ इसलिए लगवाया था ताकि वो 2 वक्त की रोटी खा सके और मुझे भी कुछ पैसा मिल सके। तो उसको बाल मजदूरी में झोंक के उसका भला कर रही थी? अरे साहब बुरा तो उस आदमी ने किया है उसके साथ, जो उसे वहाँ सड़क पर अकेला छोड़ गया। कौन था वो आदमी? मैंने चेहरा तो ठीक से देखा नहीं, पर हाँ साहब उसकी मोटरसाइकिल पे जो नंबर प्लेट लगी थी ना, वो कुछ नीली लाल, हाँ कुछ इसी रंग की थी, ठीक वैसी जैसे आप लोग की गाड़ी पे लगी होती है। क्या नंबर था उसकी मोटरसाइकिल का? साहब अब पूरा नंबर तो ठीक से याद नहीं है, पर शुरुआत का कुछ UP 80 और आखिरी के 2 नंबर कुछ 5 4 54 ऐसे कुछ था। बाल मजदूरी वो अमानवीय अपराध है जो पिछले कई दशकों से हमारे समाज पर एक धब्बे की तरह से चमक रहा है, और इसको बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। हमने अक्सर कई मुन्नी और अनजान को देखा है, लेकिन अपनी निजी व्यस्तता के कारण
गलत को सही करने की जिम्मेदारी से हमेशा चूक जाते हैं। और ढाबे के आसपास के लोग भी पिछले 1 साल से अपनी जिम्मेदारी से चूक रहे थे, इसीलिए तो प्रताप का अपराध सामने नहीं आया। सर UP 80 आगरा के व्हीकल्स का इनिशियल नंबर है। वैसे क्या लगता है आपको, ये शीला सच बोल रही होगी? ये शीला और प्रताप दोनों के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से पता करो, दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, और मान लो अगर शीला सच बोल रही है तो जो आदमी मुन्नी को 1 साल पहले छोड़कर गया था, क्या ये वही इंस्पेक्टर चाचा होगा जिसके बारे में मुन्नी बात कर रही है? और ये भी पता करो कि आगरा में वाकई कोई ऐसा पुलिस वाला है जिसकी बाइक का नंबर आखिर में 54 है। इंस्पेक्टर चाचा का पता करने के लिए पुलिस शीला के बयान की पुष्टि कर रही थी, और वो बयान जल्द ही मुन्नी के अतीत के कई राज खोलने वाला था। सर UP 80 AD 2654 नंबर की एक बाइक है। ये बाइक आगरा के कांस्टेबल पीयूष दुबे के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये उसकी फोटो। मुन्नी बेटा, देखो इस फोटो को ध्यान से। क्या यही तुम्हारे इंस्पेक्टर चाचा हैं? बेटा, क्या ये वही इंस्पेक्टर चाचा हैं जो अनजान को ले गए थे? सर मुन्नी तो कुछ बोल ही नहीं रही है, कहीं शीला हमसे झूठ तो नहीं बोल रही है? नहीं राजीव, ये मुन्नी पीयूष दुबे को पहचानती तो है। देखा नहीं कैसे पीयूष की फोटो देखकर वो सोच में पड़ गई थी? इस पीयूष से भी मिलना पड़ेगा। सर मुझे मत मार, जाने मैं देखती हूँ। कांस्टेबल पीयूष दुबे यहीं रहते हैं? जी। जय हिंद सर, मैं ही पीयूष दुबे हूँ। पीयूष, हम मथुरा मयूर विहार थाने से आए हैं, तुमसे एक केस के सिलसिले में बात करनी है। जी बिल्कुल, अंदर आइए सर। आइए सर, चाय बना लें। बैठिए सर। पीयूष, इस बच्ची को पहचानते हो? नहीं सर। और इस लड़के को? नहीं सर, लेकिन ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? पहले तुम हमारे सवालों का जवाब दो, फिर हम तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे। इस आदमी को पहचानते हो? पता नहीं सर, लेकिन मुझसे क्यों? पीयूष, इस आदमी का 4 अक्टूबर की रात मथुरा में अजय ढाबे पे मर्डर हो गया, और जिस रात इसका मर्डर हुआ। चल डॉक्टर चाचा, प्लीज मैं चलूंगा, मुझे को छोड़ दो। चल डॉक्टर चाचा। ये बच्चा अनजान उस दिन से गायब है, जानते हो? नहीं सर। सर पीयूष ने तो मुन्नी और अनजान को पहचानने से साफ मना कर दिया। राजीव, जिस तरह से मुन्नी पीयूष की फोटोग्राफ्स देखकर रिएक्ट कर रही थी, उससे तो ये लगता है कि वो पीयूष को जानती है। ये पीयूष की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, आसपास भी अच्छी तरह से पूछताछ करो। सर। मुन्नी, मुन्नी,
खाना क्यों नहीं खाया? अरे ये क्या कर रही हो? मुन्नी का बचपन जिस अपराध की भेंट चढ़ा था, उसका खौफ मुन्नी के दिलो दिमाग में अब तक कायम था। लेकिन नताशा और मुन्नी के साथ ढाबे पर काम कर रहे अनजान के साथ क्या हो रहा था, और ये इंस्पेक्टर चाचा कौन था? साहब, इस लड़के को तो कभी देखा नहीं, पर हाँ, ये नताशा जैसी दिखती है। नताशा? जी। नताशा कौन? बोलो राजीव। सर, कांस्टेबल पीयूष दुबे के पड़ोसियों ने मुन्नी को आइडेंटिफाई कर लिया। मुन्नी का असली नाम है नताशा दुबे। नताशा दुबे? यस सर, वो पीयूष की बेटी है। सगी तो नहीं है, अडॉप्टेड है। सर, उस दिन मैं घबरा गया था, इसलिए आप लोगों से झूठ बोला। तेरा झूठ तो सामने आ गया, अब अपना क्राइम भी एक्सेप्ट कर ले। सर, ना ही मैं इस लड़के को जानता हूँ, ना ही इस आदमी को, लेकिन हाँ, 4 साल पहले मैंने और मेरी वाइफ ने एक एनजीओ से नताशा को अडॉप्ट किया था। सर, हमने नताशा को बेटी तो बना लिया, लेकिन नताशा ने हमें कभी नहीं अपनाया, हमेशा गुमसुम रहती थी। उसी बीच हमें हमारा बेटा हो गया और धीरे धीरे नताशा से हम लोगों का लगाव कम होता चला गया। मतलब जब अपना बेटा हुआ तो उसे छोड़ दिया? मैं आ रहा हूँ ना, 2 मिनट में आ रहा हूँ, आपके लिए चॉकलेट लेके आ रहा हूँ, ठीक है? मैं मानता हूँ कि मैंने उसके साथ ठीक नहीं किया, लेकिन हमें डर लगने लगा था कि कहीं नताशा का असर हमारे बेटे पे ना पड़े। साहब, नताशा जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, कुछ अजीब सा रिएक्ट करने लगी थी। कैसे रिएक्ट करने लगी थी? साहब, उसे बोलने में प्रॉब्लम थी, कई दिनों तक नहाती नहीं थी। क्यों? क्योंकि पानी से डर लगता था, फोबिया था। पानी का फोबिया? हाँ सर। अरे चलो, नहाना है, चलो। फिर हमें लगा कि हम लोग इसे नहीं संभाल पाएंगे, और इसलिए जब मन किया तो उसे बेटी बना लिया, और जब मन भर गया तो उसे रास्ते पे छोड़ दिया। 4 अक्टूबर की रात तो मथुरा में अजय ढाबे पर गया था। क्यों? नताशा को बेचने के लिए कोई ग्राहक मिल गया था? नहीं सर, मैंने उसके बाद नताशा को कभी नहीं देखा। सर, इस मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं पता सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ राजीव। सर, मैंने चेक किया है, पीयूष का अनजान से या उस आदमी से कोई कनेक्शन नहीं है जिसका मर्डर हुआ है। सर, वैसे भी नताशा पीयूष की बेटी है, वो उसे इंस्पेक्टर चाचा क्यों बुलाएगी? लेकिन राजीव, इतना तो तय है, उस रात अजय के ढाबे पे कोई ना कोई इंस्पेक्टर चाचा तो था जो अनजान को लेकर गया और जिसे नताशा ने विटनेस भी किया। रही बात अब इस पीयूष दुबे की, इसने पहले भी हमसे सच छुपाया है। हो सकता है ये पीयूष अनजान के बारे में भी जानता हो और उस आदमी के बारे में भी जिसका मर्डर अजय के ढाबे पे हुआ था। इस केस में पीयूष दुबे एक ऐसा अपराधी बनकर सामने आया जिसने 4 साल पहले नताशा और मुन्नी को पिता का नाम तो दिया, लेकिन उसे वो भविष्य नहीं दे पाया जिससे नताशा जैसे बच्चे अक्सर वंचित रह जाते हैं। ऐसे बच्चों का भला तभी हो पाता है जब उनको अपना बनाने से ज्यादा उन्हें अपनापन दिया जाए। पीयूष ने नताशा के साथ रिश्ता जोड़कर भी उसे एक ऐसे मझदार में छोड़ दिया जहां सिर्फ और सिर्फ उसका शोषण हुआ। लेकिन नताशा और मुन्नी के साथ ढाबे पर काम कर रहे अनजान के साथ क्या हो रहा था, इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने उस एनजीओ में जाने का फैसला किया जहां 4 साल पहले तक नताशा उर्फ मुन्नी रह रही थी। जी हाँ, पीयूष ने नताशा को हमारे एनजीओ से ही अडॉप्ट किया था। तो नताशा जब आपके एनजीओ में थी तब भी उसका नाम नताशा ही था? जी नहीं, ये नाम हमने उसे दिया था। दरअसल 5 साल पहले नताशा को एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग से रेस्क्यू किया गया था और वो ठीक से बोल नहीं पाती थी, तो वो अपने बारे में कुछ बता नहीं पाई। ये फोटो देखिए, कि इस लड़के को भी रेस्क्यू ऑपरेशन से लाया गया था? जी नहीं। ये नताशा को कौन से गैंग से रेस्क्यू किया गया था? फिरोजाबाद की कोई बूबा बेगम थी। इंस्पेक्टर शशिधर ने नताशा और दूसरे बच्चों को उसके यहाँ से छुड़वाया था। इंस्पेक्टर शशिधर? जी हाँ, इंस्पेक्टर शशिधर ने नताशा के साथ
5-6 बच्चों को हमारे एनजीओ में ही रखवाया था। पीयूष से हम नताशा के बारे में फ़ोन पर पूछा करते थे, पर हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि एक पुलिस वाला होने के बावजूद भी उसने नताशा के साथ इतना बुरा किया। इससे तो अच्छा होता कि इंस्पेक्टर शशिधर यदि सिंगल नहीं होते तो वो नताशा को अडॉप्ट कर लेते। तो आप कहना चाहते हैं इंस्पेक्टर शशिधर नताशा को गोद लेना चाहते थे? जी हाँ, वो अक्सर मिलने आया करते थे और नताशा से उन्हें काफ़ी अटैचमेंट हो गया था। उनकी वाइफ गुजर गई थी और एज पर रूल कोई सिंगल मेल किसी फीमेल को अडॉप्ट नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर शशिधर हमेशा कहते थे यदि उनकी पत्नी जीवित होती तो नताशा को अपने साथ ही ले जाते। ये इंस्पेक्टर शशिधर हैं कौन से थाने में? फिरोजाबाद थाने में। जी हाँ, इंस्पेक्टर शशिधर ने 5 साल पहले एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग गिरोह का पर्दाफाश किया था। उस गिरोह की सरगना बूबा बेगम अब नोएडा जेल में है। और इंस्पेक्टर शशिधर? जब बूबा बेगम पुलिस कस्टडी में थी तो इंस्पेक्टर शशिधर को सस्पेंड कर दिया गया था। पानी से डरने वाली नताशा और मुन्नी ऐसे कई बुरे हादसों से गुजरी थी जहां उस मासूम को प्यार नहीं बल्कि सिर्फ गुस्से से दुत्कारा जाता था। ये केस धीरे धीरे उसकी जिंदगी के उस अतीत के पन्ने खोल रहा था जहां हर पड़ाव पर एक नया चेहरा, एक नया नाम उसकी आप बीती बता रहा था। और इनमें से एक नाम सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर शशिधर भारद्वाज का भी था। क्या नताशा के साथ इतना सब कुछ हो गया? और वो कौन था जिसने उसे अडॉप्ट किया था? कांस्टेबल पीयूष दुबे। नताशा को आपने 5 साल पहले बूबा बेगम के अड्डे से छुड़ाया था ना? जी हाँ, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि नताशा और उसके साथ के कुछ बच्चे बूबा बेगम के पास ट्रैफिकिंग के लिए लाए गए थे। मैंने बूबा बेगम के अड्डे पर रेड मारी थी। पकड़ो इन्हें। नताशा और उसके साथ के बच्चों को नशीली दवाएं देकर रखा जाता था। बच्चों के बारे में हमने अखबार में इश्तहार भी दिया था। कुछ बच्चों के पेरेंट्स आए और उन्हें लेकर चले गए, लेकिन नताशा को लेने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी वजह से इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई? आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि वो बच्चे कहां से लाए गए थे इसके बारे में बूबा बेगम का राइट हैंड जाकिर ही जानता था और वो आपकी कस्टडी में मारा गया। जाकिर इसलिए मारा गया क्योंकि वो सच नहीं उगल रहा था, इसलिए नहीं कि मैं उसे मारकर उस गिरोह के मास्टरमाइंड को बचा रहा था। लेकिन एलिगेशंस तो आप पे लगे ही थे। वो एलिगेशंस झूठे थे। अगर मुझे सस्पेंड न किया गया होता ना तो मैं बूबा बेगम से भी सच उगलवा लेता। लेकिन बूबा बेगम को तो जेल हो गई थी। लेकिन नताशा के पेरेंट्स तो नहीं मिले ना, और जिसने उसे अडॉप्ट किया उसने उसे उसी हाल में छोड़ दिया जिस हाल से मैंने उसे निकाला था। लगता है आप नताशा को लेकर कुछ ज्यादा जज्बाती हैं। अच्छा ये बताइए, 4 अक्टूबर को आप कहाँ थे? 4 अक्टूबर? लेकिन ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि 4 अक्टूबर की रात मथुरा में अजय ढाबे पे इस आदमी का मर्डर हुआ था। कहीं वो आप ही तो नहीं है? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जी हाँ। अगर आप 4 अक्टूबर की रात मथुरा ढाबे पे गए थे तो इस लड़के को भी जानते होंगे। कहाँ है ये लड़का? देखिए ना, तो मैं इस लड़के को जानता हूँ और ना ही उसे जिसका मर्डर हुआ है। देखिए फिर भी हम अपनी तसल्ली करना चाहते हैं। आपको हमारे साथ चलना होगा। नताशा से आपकी पहचान करवानी है। सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर शशिधर भारद्वाज क्या वो इंस्पेक्टर चाचा था? पुलिस चाइल्ड ट्रैफिकिंग की सरगना बूबा बेगम से भी जेल में मिलने की औपचारिकताएं निभा रही थी, जो नताशा और मुन्नी की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे हादसों की हमराज थी जो अभी तक सामने नहीं आए थे। लेकिन फिलहाल नताशा और मुन्नी द्वारा शशिधर भारद्वाज की पहचान करवाई जा रही थी। नताशा, कितनी बड़ी हो गई तू बेटा, कितनी बड़ी हो गई है तू। मेरा बच्चा, मुझे पहचाना बेटा? हाँ, मैं तुमसे मिलने आता था, तुम्हें चॉकलेट देता था। याद आया बेटा? याद करो बेटा, याद करो मेरी बच्ची। मुन्नी
ने शशिधर को इंस्पेक्टर चाचा कह के तो आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन इतना जरूर है कि मुन्नी शशिधर को पहचानती है। शशिधर के अलावा ऐसा कौन होगा जिसे मुन्नी इंस्पेक्टर चाचा कह के बुलाए? लेकिन सर मैंने शशिधर के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, 4 अक्टूबर को उसकी मोबाइल की लोकेशन मथुरा की नहीं थी। सर जब हमने नोएडा जेल में बूबा बेगम से मिलने की परमिशन मांगी तो पता चला 1 महीने पहले उसे पैरोल पे छोड़ दिया गया और उसके बाद से वो अंडरग्राउंड है। सर नोएडा पुलिस उसे ढूंढ रही है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के एक्यूज बूबा बेगम अंडरग्राउंड थी और उसके गायब होने की यह थ्योरी भी बनाई जा रही थी कि कहीं उसका कनेक्शन जिसमें अनजान गायब था। आखिर उस रात मर्डर किसका हुआ था और ये इंस्पेक्टर चाचा कौन था? ये सवाल अब भी वैसे के वैसे बने हुए थे और मथुरा पुलिस नोएडा पुलिस के साथ मिलकर बूबा बेगम तक पहुंचने की लीड तलाश रही थी। और तभी सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर शशिधर भारद्वाज एक सूचना के साथ मथुरा पुलिस से मिलने पहुंचे। बूबा बहुत ही पहुंची हुई चीज है। भले ही वो खुद जेल में थी, लेकिन उसका फैलाया हुआ चाइल्ड ट्रैफिकिंग का नेक्सस एक्टिव था। ये बूबा कहाँ होगी? इसका कोई हिंट? मेरे पुराने खबरियों ने बताया है कि बूबा दिल्ली के यमुना बाजार में है। राजीव, वही है। लेके चलो। हम कोनो क्राइम व्राइम करके नहीं भाग रहे थे साहब, हम तो इसलिए भाग रहे थे ताकि फिर से जेल ना जाना पड़े। तो तू नहीं बताएगी ये कौन है? हम नहीं जानते ये कौन है। नताशा को तो जानती है, इसे कहां से उठाया था? ये शायद हमारी आखिरी लौट थी साहब। इसको हम नहीं, इसको हमारा आदमी जाकिर उठाया था। लेकिन जाकिर ने तो इंस्पेक्टर शशिधर को कुछ नहीं बताया था। इसमें हम क्या कर सकते हैं साहब, हम नहीं जानते इस बारे में। ये अनजान, तेरा आदमी इस बच्ची के साथ इस लड़के को भी उठाने आया था ना? साहब हमने कहा ना, हमने कुछ नहीं किया। चल बोल। साहब हमने कहा ना, हमें जितना पता था बता दिया आपको, हमें कुछ नहीं पता। सर बूबा बेगम तो वहीं की वहीं है, कुछ उगल ही नहीं रही है। ये बूबा बेगम के नोएडा जेल से पैरोल पर निकलने के बाद वो कहाँ थी, क्या कर रही थी, सारी एक्टिविटीज पता करो। सर इंस्पेक्टर शशिधर आपसे मिलना चाहते हैं। चलो। मुझे ये तो नहीं पता कि बूबा अनजान या फिर उस आदमी के बारे में क्या जानती है जिसका मर्डर हो गया, लेकिन मैं अभी श्योर हूं बूबा ये जरूर जानती है कि 5 साल पहले उसने नताशा को कहां से उठाया था। बस आप मुझे एक बार उससे मिलवा दीजिए, मैं उससे सब उगलवा लूंगा। देख बूबा, तू तो अब सारी जिंदगी इस जेल में सड़ने वाली है, कम से कम उस बच्ची की जिंदगी तो संवार दे। बता मुझे किसने और कहां से उठाया था नताशा को, बोल। साहब उसको जाकिर नहीं उठाया था। अगर जाकिर ने उठाया होता तो उसका जनाजा उठने की नौबत ना आती, वो पहले ही सब कुछ उगल देता। लेकिन अब तू बता, सच बताएगी या फिर तेरा भी मैं वही हाल करूं जो जाकिर का किया था? साहब मैंने अगर बता दिया ना नताशा को किसने उठाया था तो मेरा जनाजा तो ऐसे ही उठ जाएगा। इसका मतलब तू जानती है, बोल किसने उठाया नताशा को? लेकिन मैं उसका नाम नहीं बता सकती, बहुत डेंजर आदमी है। ऐसा कौन है जो तेरे लिए डेंजर है? चल बता, किसने उठाया नताशा को, बोल। साहब हम आपको ये बता सकते हैं कि उसको कौन से एरिया से उठाया था, लेकिन किसी का नाम वाम मत पूछना, नहीं तो हम दुनिया से ही उठ जाएंगे। देख बूबा। शशिधर चल बता, नताशा को कब और कहां से उठाया गया था? करीब 6 साल पहले दिल्ली में यमुना के पुराने पुल के पास से उठाया था उसको। बूबा बेगम के बयान के आधार पर पुलिस ने दिल्ली ट्रांस यमुना के थानों की मिसिंग कंप्लेंट्स को खंगालना शुरू किया और वहीं उस शख्स की पहचान भी पता करने की कोशिश की जाने लगी जिसके खौफ में बूबा बेगम अपने उस राजदार का नाम लेने से भी डर रही थी। आशीष बोलो। सर 6 साल पहले दिल्ली के शकरपुर पुलिस स्टेशन में बबली नाम के लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी। कंप्लेंट उसके माँ बाप ने की थी, लेकिन लड़की का अभी तो कुछ पता नहीं चला। और 6 साल पहले उसके माँ बाप ने जो फोटो दी थी वो नताशा की उस वक्त की फोटो से मैच करती है जब वो एनजीओ में थी। ये इसके पेरेंट्स हैं कहाँ पर? सर शकरपुर में ही रहते हैं। हाँ राजीव बोलो। सर बूबा बेगम का दामाद है, नाम है फिरोज।
जब से बूबा अंदर थी फिरोज ही उसका धंधा संभाल रहा था। बूबा का पेरोल भी फिरोज नहीं कर रहा था। और सर ये भी पता चला है कि पिछले 1 साल से फिरोज दिल्ली में रहता था, लेकिन जब से बूबा अंदर गई है फिरोज भी अंडरग्राउंड है। राजीव, हो सकता है मुन्नी को फिरोज नहीं उठाया हो और बूबा फिरोज को इसलिए बचा रही है क्योंकि वो उसका दामाद है। पता करो कि ये फिरोज है कहाँ पर इस वक्त। जैसे ही मिले इसे थाने लेकर आओ। सर ये हमारी बबली। ये नताशा की करंट फोटोग्राफ है। आप लोगों के बबली की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कराने के बाद नताशा ऐसी दिखती थी। शायद ये बबली ही हो। लेकिन सर आप श्योर हैं कि ये हमारी बबली है? हाँ साहब, हमें झूठी उम्मीद मत दीजिएगा, क्योंकि पिछले 6 साल में हम कई ऑफिसर से मिल चुके, लेकिन बाद में यही पता चलता कि वो जिसकी बात कर रहे होते थे वो हमारी बबली नहीं होती थी। देखिए, ये आपकी बेटी बबली है या नहीं ये तो डीएनए टेस्ट से ही कंफर्म हो पाएगा। हमें आप दोनों का डीएनए टेस्ट करवाना होगा। ठीक है सर। क्या रे फिरोज, तेरी सास तो बहुत डरती है तेरे से। ऐसा क्या खौफ पैदा कर रखा तूने उस पर? साहब डरता तो मैं उससे हूँ। जब से उसकी बेटी के साथ मेरी शादी हुई मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई साहब, अपनी बेटी का घर बचाने के लिए हम 6 साल से जेल में सड़ रहे हैं और वो कमीना इतनी आसानी से पकड़ में आ गया। मतलब 6 साल पहले फिरोज ने ही नताशा को उठाया था? हाँ साहब, लेकिन मैं किसी अनजान को नहीं जानता और ना ही कभी मैं मथुरागढ़ ना ही किसी का मर्डर किया साहब। हाँ आशीष। सर कोसी पुलिस से अंजन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। कोसी पुलिस ने अंजन को एक फार्म हाउस से छुड़वाया था जहाँ पे उसे हाउस अरेस्ट करके रखा गया था। हाउस अरेस्ट? हाँ सर। मुझे जाने दो प्लीज, छोड़ दो, जाने दो मुझे। साहब मैंने जो आपको फोन किया था ना, इधर से आ रहे थे। पकड़ इसको, इसको पकड़। अरे तो इधर, अरे क्या हुआ क्या? अरे साहब अंदर किधर है? अरे क्या हुआ क्या भाई? क्या साहब मैं रेलवे स्टेशन पे भीख मांगा करता था और एक दिन इंस्पेक्टर चाचा ने मुझे अरेस्ट कर लिया और एक एनजीओ में लेके गए। तो तुम कांस्टेबल गोविंद को इंस्पेक्टर चाचा कह के बुलाते हो जो तुम्हें एनजीओ में लेके गया था? हाँ साहब, लेकिन वो एनजीओ वाले मुझे फिरंगी लोगों के पास भेजते थे और वो मेरे साथ लेकिन साहब मैं वहाँ से भागा और प्रताप बाबूजी के ढाबे पे काम करने लगा। वहाँ मेरी दोस्ती मुन्नी से हुई। मुन्नी बहुत अच्छी है साहब, लेकिन एक दिन उस एनजीओ के आदमी ने मुझे ढाबे पे देख लिया। यही था वो आदमी? क्या हुआ था उस रात? मैंने उनको बोला मुन्नी को मत लेके जाओ, वो मान गए। फिर मैं उनके साथ चला गया। आवाज बंद कर, सीधा जेल में डालूंगा नहीं। चल। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर आधे घंटे में एक बच्चे का शारीरिक शोषण होता है और अनजान भी ऐसे ही अपराध का विक्टिम था जो उन संस्थाओं की भूमिका पर भी सवाल उठाता है जहां दिखावा तो बच्चों की भलाई करने का किया जाता है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। 4 अक्टूबर की रात को ढाबे पर हुआ मर्डर अपने फैसले की कगार पर था, लेकिन नताशा और मुन्नी
क्या वाकई में मोहित और माया की बेटी बबली थी? साहब, आपने बताया नहीं कि हमें क्यों बुलाया है। डीएनए रिपोर्ट्स आ गई है क्या? हाँ, रिपोर्ट आ गई। नताशा ही आपकी बेटी बबली है। नताशा हमारी बबली? जानते हो उस आदमी को? इसी आदमी ने बबली को उबा के अड्डे पे छोड़ा था। हाँ तो उसे मारिए ना साहब, हमें क्यों मार रहे हैं? माना कि इसने बबली को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन इसने बबली को बचाया भी था, जबकि तुमने बबली को जान से मारने की कोशिश की थी। मेरा काम धंधा भी बैठा हुआ था, बबली के 2 भाई और थे, सबका खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, और ऊपर से बबली के बोलने की भी प्रॉब्लम थी। तेरी वजह से वो बेचारी नन्ही सी बच्ची पिछले 6 साल से इधर से उधर पता नहीं क्या क्या सहती रही। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे माँ बाप को। सर, मीरा को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। बबली, बबली मेरी बच्ची। अपनापन ऐसा एहसास है जो हमें गैरों से भी मिल सकता है, लेकिन अगर हमारे अपने ही हमारे अपनेपन से वंचित रह जाएं, तो नजदीकियां भी हमें अपनों से दूर कर देती हैं। कुछ हिंसक जानवर ऐसे होते हैं जो पैदा होते ही अपने बच्चों को खा जाते हैं, लेकिन इंसान वो तो लिंग भेद करके भ्रूण हत्या तक कर देता है। पर मुन्नी के पिता मोहित ने तो उसे 4 साल तक पाला था। 4 घंटे के सफर के बाद तो अजनबी भी दोस्त बन जाते हैं, तो फिर एक बाप के लिए वो बेटी कैसे गैर हो सकती थी जिसके साथ उसने 4 साल गुजारे थे। बच्चे हमारे परिवार, समाज और देश की धरोहर हैं। इनकी सुरक्षा, शिक्षण, पालन पोषण की जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर हम अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं तो तस्वीर बदल सकती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सवा केक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।